हर आदमी के लाइफ में बायोलॉजिकल फेजेस होते हैं। जैसे कि उसका बचपन आता है, फिर एक स्कूल गोइंग एज होता है, उसके बाद कॉलेज गोइंग एज होता है, उसके बाद उसका जॉब शुरू हो जाता है, उसके बाद शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो आदमी एक सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे ही हर आदमी के फाइनेंशियल फेजेस भी होते हैं और काफ़ी हद तक ये फाइनेंशियल फेजेस जो है वो आपके जो बायोलॉजिकल फेजेस है उनसे मैच करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले कि आपके फाइनेंशियल फेजेस ऑफ लाइफ में क्या क्या है और इन फाइनेंशियल फेजेस के हिसाब से आपका जो फाइनेंस की तरफ आपका अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि फाइनेंशियल फेजेस देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा देना। तो चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियल फेजेस और जो आपके बायोलॉजिकल फेजेस है वो कैसे मैच करते हैं। तो पहली फेज है आपका जो मैंने नाम दिया है पार्टी टाइम, टेंशन फ्री। अभी क्या होता है कि 25 to 30 ये एज ऐसा है कि यहाँ पे अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक पहला कदम रखते हो। आपका नया नया जॉब शुरू हो जाता है और इस एज में 90% टाइम आपके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। इनफैक्ट काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो ये एज का जो फेज़ है, इस फेज़ में आपको आपके खुद के खाने का भी खर्चा नहीं होता है। मतलब कि आपका जो बाकी सब खर्चा है वो आपके पेरेंट्स के ऊपर चालू रहता है और आपका जो सैलरी आता है वो खाली आपके लिए मज़ा और मस्ती और मौज के लिए होता है। लेकिन यही फेज़ है जहाँ पे थोड़ा संभलना चाहिए, क्योंकि इस फेज़ में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके या पर्सनल लोन करके गलत जगह स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो इस एज में क्या करना चाहिए कि इस एज में इतना देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए ये राइट टाइम है। काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि मेरे सामने तो कोई गोल है ही नहीं, ना बीवी है ना बच्चे है, अभी तो रिटायरमेंट काफ़ी दूर है, तो इतनी जल्दी सोचने की क्या ज़रूरत है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अब जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। अगर समझो आप 25 से सेविंग शुरू करते हो तो 40 तक आपके पास काफ़ी अच्छा अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 35 से सेविंग शुरू करते हो तो 10 साल का जो डिफरेंस है वो आपके फिनेंशियल हेल्थ में दिखेगा। तो इस फेज़ में आपको सबसे इम्पोर्टेंटली क्या करना है, तो आपको आपके इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि आपको आपके इनकम का 50% सेविंग करना चाहिए और 50% में आप बाकी मौज मस्ती जो भी करना चाहिए वो कर लो। लेकिन रॉन्ग प्रोडक्ट जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। दूसरा एज जो आपका है वो 30 to 45। इस एज में आप जॉब में काफ़ी हद तक थोड़े सेटल हो जाते हो, एक लेवल पे प्रमोशन भी हो जाता है, शादी हो जाती है, और इसी एज में आपका जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की तरफ अप्रोच रहता है। जैसे कि बड़ा घर लेना है, या 25 के पहले फेज़ में जो कार ली थी वो शायद हैचबैक थी छोटी, अभी आपको बड़ी गाड़ी लेनी है, या फिर इंटीरियर करना है। ये ऐसे जो खर्चे ये सब इसी एज ग्रुप में आते हैं। तो इस एज में आपको फोकस ये रखना है कि आपको हाउसिंग लोन छोड़ के जो भी बाकी जो भी जितने खर्चे हैं उसके लिए लोन नहीं लेना है, तो उसके लिए सेविंग प्लान करना है। देखिए मैं वापस कहता हूँ, इस एज में आपको हाउसिंग लोन छोड़ के दूसरे किसी भी लोन के लिए, आपको दूसरे किसी भी आपके फाइनेंशियल गोल के लिए, फिर वो आपका ओवरसीज
वैकेशन जाना हो फॉरेन को, या फिर आपको कार खरीदनी हो, आपको इंटीरियर लेना हो, जो भी आपका फाइनेंशियल है रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको सेविंग करना है, आपको लोन नहीं लेना है। उसके बाद का जो आपका फेज़ आता है 45 टू लेटर करियर फेज, 45 टू 60। लेटर करियर फेज में क्या होता है कि आपका एक अच्छे हद तक प्रमोशन हो चुका होता है। इसी फेज में आप अपने करियर की हाईएस्ट सैलरी भी टच करते हैं। करीब करीब इसी फेज में आपके जो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन, कुछ लोगों को बच्चों की शादी तक भी हो जाती है 50s के करीब, तो ये फेज़ में आपका घर हो जाता है, आपकी गाड़ी हो जाती है, आपके बाकी सब खर्चे हो जाते हैं। तो यही फेज़ है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेविंग करना है टुवर्ड्स आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी लोगों का इनिशियल जो स्टेज में है वो शुरू कर नहीं पाते, या भी शुरू भी कर पाते तो उतना कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट फंड के लिए दे नहीं पाता है। तो ये आपके रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छा एक्यूमुलेशन फेज जो है वो आपका लेट करियर है। देखिए 50 तक आपकी 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या शायद 90% बोला तो भी चलेगा, 90-95% रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कवर हो चुकी है। अभी आपको जो भी करना है सेविंग वो आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस फेज़ में ख्याल ये रखना है कि आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, रिस्क कैलकुलेट करना है, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद की फेज़ है आपकी अर्ली रिटायरमेंट 60 टू 80। अभी 60 टू 80 में आपको क्या ख्याल रखना है कि आपका जो प्रिंसिपल है ये इरोड नहीं होना चाहिए। मतलब ये फेज़ में लगभग 70 या 75 तक तो आपको आपका जो प्रिंसिपल है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है। आपको आपका एक्सपेंस ऐसे ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप अर्निंग नहीं कर रहे, यहाँ पे आपने जो भी कलेक्ट किया हुआ था रिटायरमेंट के लिए आपका गुजारा उसी पे हो रहा है, या फिर आपको पेंशन आ रही तो पेंशन पे हो रहा है। लेकिन आप जॉब नहीं कर रहे, तो आपको पैसा खर्चे करते वक्त एक प्लान के हिसाब से करना है, और आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्शन होने की तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा तक अप्रोच रखना है। फिर क्या होता है कि इस फेज़ में अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाते हो तो आगे की फेज़ में आपको उसका बेनिफिट होगा। अभी देखिए कि 75 या 85, मैंने 80 यहाँ पे लिखा है लेकिन 75 भी पकड़ सकते हैं, लेट रिटायरमेंट। ये क्योंकि क्या होता है कि लाइफ जो है ना एक्सपेक्टेंसी वो हर इनफैक्ट हर फैमिलीज़ में भी अलग अलग होती है। कुछ फैमिलीज़ में जो लाइफ स्पैन है वो बड़ा होता है, कुछ में छोटा होता है। तो अगर आपका लाइफ स्पैन बढ़ा है तो आप 75 या 80 से यहाँ ये फेज़ है, ये फेज़ से आप एक जजमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपने 60 में रिटायरमेंट ली, आप कैपिटल बचाते बचाते 10 साल हो गए, 10-15 साल, अभी आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपका जो रिटर्न आ रहा है उसमें इजाफा बढ़ने लगता है। तो 75-80 के करीब आप कैपिटल कंज्यूम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन उतना ही कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो आपका फैमिली का है जो एवरेज, उसके हिसाब से फिर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना है कि 90% आपको जो है इन्वेस्टमेंट सेफ प्रोडक्ट पे करनी है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको आपकी बायोलॉजिकल लाइफ फेजेस और आपकी फाइनेंशियल लाइफ फेजेस और आपके निवेश की तरफ अप्रोच कैसा चाहिए वो समझाया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना, शेयर कर देता ना, क्योंकि आपके जैसे और भी कुछ लोग हैं ये वो उनको आपके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है वो भी ये वीडियो देख पाए। दूसरा, अगर आपने आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।